नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम पहुंचे अलीगंज। एक दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन। प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर कार्यशाला। केशव प्रसाद मौर्य ने की अध्यक्षता। डिप्टी सीएम ने पोर्टल भी किया लॉन्च। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। डिप्टी सीएम पहुंचे अलीगंज। लखनऊ से बड़ी खबर। एक दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन। प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर कार्यशाला। नोएडा के सेक्टर 82 में जिला प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि यहां पर भेजा गांव की ग्राम पंचायत जमीन पर पिछले 8 साल से महंत ओम भारती ने कब्जा कर रखा था। बाबा ने अवैध तरीके से यहां पर 16 से ज्यादा दुकानों को बनाकर उनसे किराया वसूला लेकिन अब दादरी तहसील के एसडीएम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त करा दिया। हमें मालूम नहीं था जी। पिछले 1 वर्ष से हम व्यवस्था देख रहे हैं। इसका पुराना विवाद था, हमें पता रहता तो इसके लिए कार्रवाई जरूर करते जी। हमें कुछ मालूम नहीं था कि इसका केस चल ही रहा है। अगर ऐसा मालूम रहता तो ये क्षति नहीं होने देते। हमारा भी नुकसान है, यहाँ जो दुकान संघ थे उनका भी नुकसान है। इसमें मोहलत भी नहीं दिया गया। तोड़ने के लिए 15 दिन कम से कम समय दिया जाता। ठीक है, गैर कानूनी था या अलीगल या लीगल था तो कम से कम 15 दिन को प्रोसेस होना चाहिए। वो दुकानदार संघ के भी नहीं दिया गया। क्या कार्रवाई हुई आज यहाँ पे? आज प्रशासन की तरफ से जो है इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हुई है और यहाँ पे एक दिन पहले सोमवार को लोगों को बताया गया कि यहाँ पे ये सरकारी जमीन है जिसपे आप दुकानदारी कर रहे हैं, जबकि हर एक दुकानदार यहाँ पे काबिज नहीं है, वो किराएदार है। और ये किराया सबसे पहले रामपाल पंडित जी को देते रहे 5 साल और उसके बाद से ओम भारती यहाँ पे किराया ले रहे हैं, जो कि कुटी का अपने आप को महंत बताते हैं। ग्राम सभा की जमीन थी। ग्राम सभा की जमीन पे अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था। 16 दुकानें बना दी गई थी। ये 16 का फिर ये केस चला धारा 67 के अंतर्गत और उसके बाद बेदखली का आदेश इसमें पारित कर दी गई, जिसके बाद फिर इसको गिरा दिया गया। कब्जा करने वाले कुछ उनके बारे में जानकारी? अवैध कब्जेदारों के नाम आएंगे, 16 व्यक्ति आएंगे। सभी के विरुद्ध जो है रिकवरी भी जारी कर दी गई है कि अब उनसे इसका हर्जाना वसूला जाएगा। पहले कभी सुना था कि ये थे, अब तो इसके अंदर लोग जो काम कर रहे थे 16 वो व्यक्ति अलग आएंगे। बरेली में 13 नवंबर को राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा ने एक धन्यवाद रैली का आयोजन किया। इस रैली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही सारे लोग शिरकत करेंगे। आगामी 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो अपनी समुदाय के बीच में छुआछूत झेल रहे थे, शायद अब उससे बाहर निकलकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर इस देश को देने वाली श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मूल के पासमानदा मुस्लिम समाज के बारे में बातचीत शुरू करी है, तब से बहुत सारे लोगों को पासमानदा मुसलमानों के दर्द के बारे में जानने और समझने का भी शुरुआत। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रेमिका के साथ सिपाही को लोगों ने पकड़ा। कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों लोगों ने की सिपाही की जमकर पिटाई। सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सिपाही और उसकी प्रेमिका को हिरासत में लिया। सुमेरपुर कस्बे की कांशी राम कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिपाही की जमकर की लोगों ने पिटाई। प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। प्रेमिका के साथ सिपाही को लोगों ने पकड़ा और कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों।
बरेली के फतेहगंज में एक महिला ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने रात को उनके घर में घुसकर सारे बल्ब तोड़ डाले। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर महिला ने बरेली के एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। और मेरे घर में पुलिस घुसने के बाद बल्ब तोड़े डंडे से बल्ब तोड़े। मैंने सर कौन तो बोले कि चुप रहा, खामोश रहा। कौन मेरी लड़कियों पर हमला करा? और मैं सर से क्या कर रहा है इतने बदतमीज बोलने लगे। मेरा भी हाथ पकड़ के सब बेइज्जती करी, हाथ मेरे सम पर डाला, मेरी लड़की के सम पर डाला। अंधेरे में चीख रही मेरी लड़की कि सर आप जी क्या कर रहा है जी। लड़कियों को अंदर खींच के लाया गया, उल्टे सीधे हाथ डाल लड़कियों के ऊपर। हम चीख रहे हैं सब घर की, सर के क्या कर रहा है मगर सर मान ही नहीं रहा है। अंधेरे में अंधेरा क्यों कर रहा है? पकड़ लिया हम सर, लड़के को पकड़ रहा है हमारे ऊपर। लड़के को चाहिए, हमें लड़के चाहिए, हम सर लड़का चाहिए तो लड़का आपको दे देंगे हम, मगर हमारे ऊपर हाथ हमला मत करिए, जिसका हमारा सवाल है। चलिए अब खबर कुशीनगर से है, जहां अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारकर 4 महिलाओं के साथ 8 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। शुभ सगुन मैरिज हॉल एंड गेस्ट हाउस में कुछ पुरुष और महिलाओं द्वारा अवैध रूप से देह व्यापार किया जा रहा था, जहां कसया पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उक्त मैरिज हॉल के अलग अलग कमरों से पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। रात में सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति के फर्श में लेटे रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर के डीएम ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए रात की ड्यूटी में तैनात 6 अस्पताल कर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। डॉक्टर और सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक मरीज को जिला अस्पताल में जमीन पर लेटे हुए दिखाया जा रहा है, जिसके क्रम में जांच किया गया। जांच में ये पता चला एक बिट्टू नाम के व्यक्ति जिनका उम्र 25 साल है, उनकी एक्सीडेंट हो चुकी थी। 1 तारीख को उनको जिला अस्पताल लाया गया। उनके कंडीशन क्रिटिकल होने के नाते उनको गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया गया। कुशीनगर जिले में अपर पुलिस महानिदेशक एलवी एंटनी देव कुमार ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों को वायरलेस और बीपी जैकेट के साथ ड्यूटी करने और सुरक्षा कक्ष में रहकर निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के महोबा में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर आरिफ राइन ने सरदार पटेल की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अखंड भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अखंड भारत की मजबूत नींव तैयार की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शिरकत की। खबर सीतापुर से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जिले के अंगरासी गांव का है, जहां पर एक ग्रामीण रामशरण से दबंगों पर फर्जी तरीके से अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उससे दबंगों ने फर्जी तरीके से जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। पीड़ित ने इस मामले में जिले के डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित रामशरण ने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वो कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। हाँ, मामला साहब ये हमारा जमीन, ये मामला अमीर नगर का है, जिसमें 5 बीघे जमीन जो चाचा जी हैं, इनकी जमीन भूमाफियाओं ने मिलके लिखवा ली और इनको मात्र 10,000 रुपए दिए, जबकि 22 लाख रुपए बीघे की औसत से जमीन की बिक्री हुई। पेन से 1 करोड़ रुपए चढ़ा दिए जाते हैं और दादा से बोल दिया जाता है कि आपके खाते में ये पैसा आ गया। उसके बाद जब दादा 3 दिन बाद एक दिन बाद घर जाते हैं और दिखाते हैं तो पता लगता है उनके खाते में मात्र 10,000 रुपए आए।
और एक 80,000 रुपए की चेक दी जाती है, वो भी बाउंस हो जाती है। भूमाफिया इनके हावी हैं। आज मामला साहब ये हमारे जमीन बेचते थे और हमको बुलायागा बैंक पर आओ, और बैंक पर बुलाकर नहीं हुआ मिले तो हमको कचहरी में बुलाएगा। कचहरी हमको सैगल अस्पताल और धर्मशाला में ले चले गए। वहाँ हमका बैठारे रहे, हमारी किताब ले लिहन, आधार पैन कार्ड ले लिहन और वहाँ पैसा जमा कर दिहन। तो हमका दिखाई दीना 1 करोड़ तुम्हारे खाते पर दादा डारियां। हम पैसा हमको एक नहीं दिया गया है और हमारी पत्नी पर 10 लाख रुपया डारियां 80,000 के चक डारी नहीं, वो हम पैसा नहीं। कितनी जमीन थी? 5 बीघा। ये घटना कब की है? ये 15 तारीख। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एमएसएमई मंत्री डॉक्टर राकेश सचान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। दान करें विकास के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग जरूरी होता है। हर बार यही आग्रह है कि पहले मतदान फिर जलपान। जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जिस ढंग से हमारी वहां बात हुई है, लोगों ने बताया है जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके लोग घरों से निकल करके बड़ी संख्या में अमन गिरी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि वहां लखनऊ में श्री रामचरण पादुका का पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री रामचरण पादुका पूजन कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के मुखिया वहां पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। साथ ही कई अहम निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। साइट की रजवाहे और माइनर बनाने के लिए हमको जमीन नहीं मिल रही थी, तो उसको हमने एक्सचेंज किया है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर ये जमीन का परिवर्तन हुआ है। इसमें कैंपियरगंज, जो खासतौर से जनपद सिद्धार्थनगर का हिस्सा है, वहां से जो कैंपियरगंज की शाखा 25 किलोमीटर से लेकर 39 किलोमीटर के मध्य जो स्थान आता है, उसमें खासतौर से रजवाहों और माइनर्स का निर्माण हो सकेगा। ये हमने जमीन का जो अभी तक हमारे सामने इशू था, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। वन विभाग की जमीन हम ले लेंगे 0.8460 हेक्टेयर, जो वन विभाग के लिए निष्प्रयोज्य थी, जो किसी प्रकार से उनके लिए उपयोग में नहीं आ रही थी, और इतनी ही जमीन हमने सिंचाई विभाग की उनको दे दी। इस प्रकार से ये मैटर रिजॉल्व हो गया। अब हमने सिंचाई की जो सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से इस कार्य को अंजाम दिया है, और जल्दी ही इसमें माइनर और रजवाहों का निर्माण होगा। उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में 160,760 हेक्टेयर गैर वन भूमि इसके हस्तांतरण के संबंध में यह भी उसी प्रकार की योजना है। यह सोनभद्र जिले की है, वो सिद्धार्थनगर की थी, और यह सोनभद्र की दुद्धी तहसील के स्थित ग्राम भीसुर में ग्राम कोरची एवं ग्राम कुदरी अर्थात कुल 160 हेक्टेयर गैर वन भूमि कृषक भूमि प्रभागीय वन अधिकारी रेणुकूट वन विभाग प्रभाग रेणुकूट सोनभद्र के नाम हस्तांतरित की गई। ये अपने आप में सुविधा की दृष्टि से भी, और ज्यादा से ज्यादा हम माइनर और रजवाहे बना सकें। इसमें 22 नहरों के 27 भागों को पूर्ण किया जाएगा। ये भी अपने आप में ये पेंडिंग था, और हम समझते हैं
कि ये योजना हमारी सिंचाई विभाग के लिए और खासतौर से कृषकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, जो लोग इसमें महसूस भी करते थे काफी दिनों से। एक व्यवस्था और लागू आज हुई है शिक्षा विभाग का। अभी तक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं साक्षरता निदेशालय, इससे संबंधित काम महानिदेशक बेसिक शिक्षा के पास थे। लेकिन चूंकि नई शिक्षा नीति जो आई उसमें प्रारंभ से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। उनको एक साथ देखा गया है कि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक, और हमारे वहां कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा व्यवस्था बेसिक शिक्षा में थी, और कहीं कहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल भी माध्यमिक शिक्षा में आते थे। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम जूनियर सेक्शंस को भी बेसिक में देखते थे। इसलिए काफी कुछ काम में सुगमता लाने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे। इसके अतिरिक्त एक महानिदेशक का पद जो अभी तक केवल बेसिक शिक्षा को गवर्न करता था, अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को दोनों को गवर्न करेगा, और उससे कार्य की गति भी बढ़ेगी और सामंजस्य भी बैठेगा। तो कार्य की सुगमता की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि नई शिक्षा की नीति में यह व्यवस्था थी कि 1 से लेकर 12 तक एक साथ देखा जाए। इसलिए हमने को निदेशालय में एक ऐसा व्यक्ति को बना दिया ताकि उसमें हमको काफी कुछ सहूलियत मिलेगी। ऐसा है, निदेशालय एक किया है, सचिवालय भी एक नहीं किया, निदेशालय एक किया। दोनों के निदेशालय को कभी कभी होता क्या था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति थी, या कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय वो माध्यमिक से भी डील होते थे और बेसिक से भी डील होते थे। इसलिए ये किया गया। ऐसा है, अब आप देख लीजिएगा, हमने निदेशालय दोनों के इस प्रकार से किया है कि दोनों के निदेशालय अलग करेंगे। उनको गवर्न करने वाला एक महानिदेशक का पद है, जो अभी तक केवल महानिदेशक का पद केवल बेसिक शिक्षा में दिखता था, अब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये माध्यमिक भी आ गया। ये किया है, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा हुजूर। अरे साहब, मैं तो हर बात मानने को तैयार हूं, आपकी क्या कुछ चिंता करें। एक व्यवस्था जनपद वाराणसी में एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय का निर्माण के संबंध में ये एक योजना बनाई गई थी। इसमें 2021 में राजस्व विभाग का एक शासनादेश था कि जिसके तहत राजस्व शहरी नियोजन विभाग यानी आवास और शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन के ऊपर उन्होंने वो जमीन छोड़ दी थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार वो शासनादेश हमने बदल के विकास प्राधिकरण को ही उसमें अधिकृत किया जाएगा और वो पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको आगे इरेक्ट करवाएगा, ताकि एकीकृत मंडलीय स्तर के जितने भी कार्यालय हैं वो वहां पर एक बिल्डिंग में आ सकते हैं। मेरे 5 विषय हो गए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री नंद गोपाल नंदी जी से, जो हमारे औद्योगिक विकास मंत्री हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने करवाया है कैबिनेट के सामने। स्वागत। चलिए। जी, मैंने बताया 6 लखनऊ के, 12 बनारस के और 14 कानपुर के। नोएडा पहले से ही सारा नोएडा एक ही पुलिस प्रणाली के अंतर्गत था, वो पुलिस आयुक्त के अंतर्गत। इसको जो पुनर्गठन किया गया उसमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल कर दिया गया, इसमें इतना किया गया। धन्यवाद। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 जो सभी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ गंभीर विचार विमर्श के साथ
प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे उसमें जो कठिनाइयां थी उसको भी इसमें रिजॉल्व करने का काम किया गया है। डिलाइट जो एक संस्था है उससे भी हम लोगों ने कंसल्टेंसी करके इसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। और लार्ज जो हमारी यूनिट होगी 50 से 200 करोड़, मेगा यूनिट 200 से 500, सुपर मेगा 500 से 3000 और 3000 से ऊपर की अल्ट्रा मेगा यूनिट होगी। बाकी मैं चाहूंगा कि हमारे एसीएस साहब हैं आपको ब्रीफ कर देंगे डिटेल में। धन्यवाद सर। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है आपकी जैसे जानकारी में है कि 2017 की जो पॉलिसी थी वो 12 अक्टूबर को लैप्स हो गई थी और ये काफी डिटेल हमारी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुई। हमने ड्राफ्ट पॉलिसी एक नोटिफाई भी करी, उसके ऊपर स्टेक होल्डर के कमेंट्स भी आए, एसोसिएशन से भी हमने बात करी और अब हमने सारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक लेकर के आए हैं। इसमें 5 रणनीतिक स्तंभ हमने स्ट्रेटेजिक पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि किस किस तरह से हमें उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें जो पहला स्तंभ है वो हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस का है। सबसे अहम चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन प्लेस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, लैंड है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम कैसे करेंगे, कैसे औद्योगिक पार्कों का विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कैसे विकसित करेंगे, कनेक्टिविटी को कैसे सुधारेंगे, पावर और वाटर की सप्लाई कैसे इंश्योर करेंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, उसका पूरा एक खाका इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस के रूप में है। वर्टिकल जो रणनीतिक स्तंभ है उसमें हमने फोकस सेक्टर्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कि इनको हम विशेष ध्यान देंगे। सनराइज सेक्टर्स हैं, चैंपियन सर्विसेज हैं, वो सबकी डिटेल इसमें कौन कौन सी लिस्ट है वो पॉलिसी में दी है। एक डिटेल हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। तीसरा जो इंटरवेंशन का एरिया है वो ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसके साथ में हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन में जो चीजें आती हैं वो ये है कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, जिन चीजों का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है उनको आप कैसे उत्तर प्रदेश में ही बना सकते हैं और उसको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे, उसका खाका है। हम अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका खाका है। ये आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी सिस्टम्स की आवश्यकता रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रहती है, इनोवेशन की आवश्यकता रहती है, आईपीआर की व्यवस्था रहती है। तो उस सब के बारे में ही नीति में ये प्रोविजन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएंगे आगे, यूपी को एज ए ब्रांड हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि निवेश के रूप में सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में ये उभर सके। इसमें वित्तीय हम क्या क्या इंसेंटिव्स देंगे उसको पूरा हम लोगों ने डिफाइन किया है। और हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे, विमेन लेड कंपनीज को उनको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। और जो सर्कुलर इकोनॉमी है जिसमें कि वेस्ट से लेकर के या रिसाइकलिंग के माध्यम से जो रिसोर्सेज हैं उसके कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, उसको हम कैसे करेंगे, ये पूरा खाका इसमें दिया हुआ है। लैंड के बारे में अवेलेबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी उसके बारे में काफी डिटेल्ड प्रोविजंस है। पहले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी हमारी एक पॉलिसी थी लेकिन उससे के उतने अच्छे परिणाम नहीं आए थे। तो इसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद अब उसको और अधिक निवेशोन्मुखी बनाया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसके आने के बाद से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एक इसमें फास्ट ट्रैक पॉलिसी भी हम लेकर के आए हैं कि जो बड़े निवेशक हैं 500 करोड़ के ऊपर, उनको जमीन सीधे हम कैसे दे सकते हैं और उनको इधर उधर न भटकना पड़े और वो निवेश बहुत ही जल्दी अपना प्रारंभ कर सकें, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है। इसमें हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बड़ा निवेशक है और उसको हमारे पास में जमीन वर्तमान में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसको एक्वायर करके सरकार दे दे, उसके लिए भी इसमें एक रणनीति हमने विकसित करी है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा निवेशक और वो चाहता है कि मेरे को 100 एकड़ जमीन चाहिए तो वो 100 एकड़ जमीन सरकार उसकी कॉस्ट के ऊपर खरीद करके उसको कैसे अवेलेबल कराएगी, वो अभी इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें एक व्यवस्था ये भी हम लोगों ने की है कि जो निजी उद्यमी है, जो निजी फार्मर है, कृषक है, वो अगर अपनी जमीन मान लीजिए वो चाहता है कि उसकी जमीन को बेचने के लिए उपलब्ध है और वो कोई उद्यम आ जाए तो वो बेचने को तैयार है, तो एक वेब पोर्टल हम बनाएंगे जिसके ऊपर इस तरह के जो निजी लोग हैं जो अपनी जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं कि साहब कोई भी इंडस्ट्री आकर के लगाना चाहते हैं तो मेरी जमीन अवेलेबल है, तो उसको
नॉर्मली उद्यमी को ये पता नहीं रहता है कि साहब ये डिस्प्यूट तो नहीं है इसमें कोई, ये टाइटल जो बता रहा है ये ठीक है या नहीं है, वो लेखपाल के यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता रहता है। तो उसके लिए अगर वो पोर्टल पे अपनी डाल देगा, उसकी हम स्क्रूटनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करा करके उसको वेट कर देंगे कि हाँ ये जमीन जो है ये डिस्प्यूट फ्री जमीन है, किसी को भी खरीदनी हो उसका सर्किल रेट उसके ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा और उसका वो फार्मर जो है किस रेट के ऊपर उसको बेचना चाहता है वो भी हम उसके ऊपर जो है वो डाल देंगे, जिससे कि वो प्राइवेटली फिर नेगोशिएट करके उससे जमीन ले सके। तो ये एक दूसरा तरीका हम लोगों ने निकाला है। इसमें हमने लाइसेंसिंग की भी व्यवस्था लेकर के आए, जैसे हाउसिंग डिपार्टमेंट में रहती है एक लाइसेंसिंग पॉलिसी कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लैंड एग्रीगेट कर रहा है तो उसे 25% जमीन अगर मान लीजिए उसके पास में आ गई तो उसके बाद में फिर बैलेंस के लिए उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा। फिर वो 60% अगर एक्वायर कर लेता है तो उसकी डीपीआर अनुमोदन हो जाएगी, 75% कर लेता है तो उसका मास्टर प्लान हो जाएगा। क्योंकि कभी भी इंडस्ट्रियल पार्क अगर डेवलप करते हैं तो कुछ जमीनें तो सीधे आदमी खरीद लेता है, लेकिन कुछ जमीनें मिलने में दिक्कत आती है जिसमें फार्मर नहीं देता है, उसको फिर हम लैंड एक्वायर करके और उसको हम लीज पे दे सकें, इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने इसमें करी है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल पार्क आ सके और ये उद्यमियों को ये सुविधा इसकी मिल सके। जो राजस्व के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें भी अभी थोड़ी सी जटिलताएं हैं, उसका समाधान भी इसमें एनविसाज किया गया है और रेवेन्यू कोड में भी कुछ अमेंडमेंट्स जो अपेक्षित है उसका भी इसमें डिटेलिंग की गई है। एक इसमें व्यवस्था ये भी की गई है कि इंसेंटिव्स के बारे में एक ऑनलाइन पोर्टल हम बना दिया है, वो पैटर्न रेजर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें हम लोग लॉन्च करेंगे। सो इंसेंटिव्स के लिए भी जैसे अभी निवेशक को क्लियरेंसेज और परमिशन पोर्टल के माध्यम से मिलती है, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से, तो जब उसकी एलओसी जारी हो गई, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हो गया और वो इंसेंटिव्स के लिए अब उसको अप्लाई करना। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।